राघव, आप मुझे जल्दी लेने आइएगा। शीतल, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा भाई पंकज कब से तुम्हें बुला रहा है। अब तुम मायके जा रही हो तो कुछ दिन रुक कर ही आना। आखिर भाई है तुम्हारा वो। आखिर इतनी दूरी क्यों भाई? तुम्हें तो बस अपनी आजादी प्यारी है, किसी की फीलिंग्स की तुम्हें कोई कदर नहीं। एक बार कह दिया ना, 2-3 दिन में ही वापस बुला लेना। अच्छा बाबा, ठीक है। इतना कहकर राघव ने शीतल को यश के साथ ट्रेन में बिठा दिया। कुछ देर बाद यश सो चुका था। शीतल की भी आंख लग गई। फिर तड़के सुबह शीतल का फोन बजा। शीतल, कुछ देर बाद ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाएगी। मैं पंकज को फोन कर देता हूँ, वो तुम्हें और यश को लेने स्टेशन आ जाएगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑटो लेकर खुद चली जाऊंगी। ये कहकर शीतल फोन काट देती है। अब उसके मन में कई सवाल जवाब तहलका मचा रहे थे। उसे मायके के वो पुराने दिन याद आ रहे थे। पंकज बेटा, जा, शीतल बेटी स्टेशन पर पहुंचती ही होगी, जाकर ले आओ उसे। बच्चे और सामान के साथ आने में उसे परेशानी होगी। माँ, वो पहली बार थोड़ी ना आ रही है और वो पूरे शहर से परिचित है। वो तो हमारे सागरपुर की डॉन थी, वो अपने आप आ जाएगी। देख, मेरे जीते जी तू मना मत कर। मेरे मरने के बाद जैसा रिश्ता निभाना है निभाते रहना। ये बातें सोचकर शीतल के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल वो उदास हो गई। दरअसल शीतल की माँ की मौत को 1 साल बीत चुका था। जब उसकी माँ जिंदा थी तो वो किसी न किसी बहाने से शीतल को बुला ही लेती थी, और शीतल भी पूरे हक से जाती थी कि ये तो मेरी माँ का घर है। लेकिन अपनी माँ के गुजरने के बाद तो मानो शीतल का मायके से वो जुड़ाव रहा ही नहीं था। उस 1 साल में कितना कुछ बदल चुका था। अब उसे अपने मायके में पहले जैसा अपनापन नहीं लगता था। अभी तक माँ होती तो 10 बार फोन कर चुकी होती, लेकिन भैया भाभी का अभी तक एक भी फोन नहीं आया। कुछ देर बाद गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी। शीतल ने ऑटो किया और मायके पहुंच गई। अरे दीदी, आ गई आप? आइए आइए, हम कब से आपकी राह देख रहे थे। अब कैसी हो दीदी? और मेरा ये शैतान भांजा कैसा है? दीदी, आप अपना ये सामान गेस्ट रूम में रख दीजिए, आपका बिस्तर भी वहीं लगा हुआ है। नहीं भाभी, मैं माँ के कमरे में ही सो जाऊंगी। अरे लेकिन उसे तो हमने अब स्टोर रूम बना दिया है। वो क्या है ना, घर में एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह ही नहीं थी। शीतल को ये जान अच्छा नहीं लगता। वो चुपचाप अपना सामान गेस्ट रूम में ही रख देती है। फिर शाम को वो भाभी का हाथ बटाने किचन में जाती है। यहीं तो रखा था, न जाने कहाँ है। क्या हुआ दीदी, क्या ढूंढ रही हो? भाभी, माँ का वो स्टील वाला डिनर सेट नहीं मिल रहा जिसमें वो अक्सर हमारे आने पर खाना परोसती थी। अच्छा वो, उसे तो मैंने निकाल दिया। वो क्या है ना, रसोई में बहुत भीड़ हो रही थी, इसलिए मैंने सभी बेकार चीजें फेंकवा दी। आप चिंता मत कीजिए, मैंने डिस्पोजेबल ग्लास और प्लेट्स मंगवा ली हैं। उसी में खा लेंगे तो बर्तन धोने का झंझट ही नहीं रहेगा। माँ थी तो वो हमेशा स्टील के बर्तन में ही खाना परोसती थी, लेकिन आज। दीदी, किस सोच में पड़ गई? आप बैठिए, मैं खाना परोस देती हूँ। वो सभी डिनर करने बैठे। डिनर में आज भाभी ने दाल और कद्दू की सब्जी बनाई थी। ये देख शीतल को पुराने दिन याद आते हैं। भाई वाह माँ, आज तो तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। बड़ी खातिरदारी हो रही है माँ अपनी बेटी की है। हाँ तो एक ही तो बेटी है मेरी, ना जाने ससुराल में अपनी पसंद का कुछ खा भी पाती होगी या नहीं। ले बेटी खा, और मेरे नाती के लिए मैंने इनके पसंद के नूडल्स और बर्गर भी बनाए हैं। नानी माँ, तुम बहुत अच्छी हो, हमारा कितना ख्याल रखती हो। तभी यश अपनी माँ से, माँ मुझे नहीं खानी ये कद्दू की सब्जी। नानी माँ थी तो वो हमारे लिए कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती थी। चुप कर यश, ऐसा नहीं बोलते। जो बना है हमें वही खाना चाहिए। चलो अब चुपचाप से खाना खाओ। शीतल को मायके आकर रह रहकर अपनी माँ की याद सताती थी। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। 3 दिन अपने मायके में रहने के बाद अगली सुबह शीतल की रवानगी थी। जाने से पहले पंकज एक चाबी लेकर आया और उसने शीतल को दी। ये क्या है भैया? दीदी, ये माँ के कमरे में जो संदूक रखा था उसकी चाबी है। वो शायद उनका सबसे अजीज संदूक था और माँ मुझसे ज्यादा तुमसे लाड रखती थी, इसलिए मैं और तुम्हारी भाभी चाहते हैं कि इसे आप ही खोलो। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि दीदी, इस पर आपका अधिकार है। माँ हमेशा कहती थी कि मेरे मरने के बाद ये पूंजी शीतल को देना, वही इसकी कीमत समझ सकती है। इसलिए बेहतर होगा अगर आप ही इसे खोलें। कांपते हाथों से शीतल ने वो बक्सा खोला। उसमें सबसे ऊपर शीतल के पापा का वो खादी वाला कुर्ता पजामा रखा हुआ था, जो कि उनका पसंदीदा था। गायत्री, इसे संभाल कर रखना, मैं इसे पंकज के जन्मदिन पर पहनूंगा। हाँ। हद करते हो जी, दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है। वो कोट पैंट और सफारी सूट पहनती है और तुम ये खादी का कुर्ता पहनोगे। दुनिया जो पहनती है पहनने दो भाई,
लेकिन मैं तो यही पहनूंगा। हाँ, उसके नीचे देखा तो भाई के अन्नप्राशन के कपड़े रखे हुए थे। शीतल ने जब और गहराई से देखा तो उसमें एक गुड़िया रखी हुई थी जिससे शीतल बचपन में खूब खेलती थी। कितनी ही ऐसी यादें उस संदूक में कैद थी जो शायद एक माँ के लिए बहुत खास थी। ये सब देख शीतल की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी क्या ये संदूक में? हाँ दीदी, इसकी कीमत आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। आप बेझिझक इसे ले जा सकती हैं। दीदी आती रहना। तुम आती हो तो लगता है माँ आ गई। इस घर को कभी पराया मत समझना। इस घर में तुम्हारा सम्मान हमेशा होगा। ये एक भाई का वादा है। पंकज की ये बात सुनकर शीतल उसके गले लग गई। दोनों के आंसू छलक पड़े। सोनपुर गांव में उमराव नाम का एक आदमी अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था और जंगल से लकड़ी काट कर लाता था। उसी को बेचकर अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी बहुत बीमार थी और बिस्तर पर ही रहती थी। एक दिन, कलावती, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ लाने। तुम खाना खा लेना और दवाई ले लेना। अच्छा जी, आप भी अपना ध्यान रखना। उमराव जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने लगता है। तभी देखता है, अरे ये क्या है? ये तो एक छोटा सा बछड़ा खड्डे में गिर गया है और उसकी माँ, ये गाय, आसपास घूम रही है। अगर मैं उसको निकालने में समय लगा लूंगा तो लकड़ियाँ नहीं काट पाऊंगा। अब और गाय को चिल्लाते हुए नहीं देख सकता। मुझे मदद करनी ही पड़ेगी। और उमराव जाकर गाय के बछड़े को खड्डे से निकालता है। इन सब में उसका अच्छा खासा समय चला जाता है और वो बस थोड़ी सी ही लकड़ियाँ काट पाता है। आज तो बहुत थोड़ी सी ही लकड़ियाँ कटी हैं। पता नहीं कैसे गुजारा होगा। आज बहुत थोड़ी ही लकड़ियाँ लाए हैं क्या? हुआ कुछ नहीं। गाय का बछड़ा खड्डे में गिर गया था। उसी को निकालने में समय ज्यादा लग गया। ऊपर वाले, तू कब से हमें रोजगार में बरकत देगा कि हम भी 2 वक्त की रोटी चैन से खा पाएंगे। तभी गाय की आवाज आती है और दोनों गेट पर जाकर देखते हैं। हे भगवान, हमारे खाने का तो ठिकाना भी नहीं है और तुम इन 3 गाय और इनके बछड़ों को भी घर ले आए। लगता है ये गाय मेरे पीछे पीछे आ गई है। मैंने इनकी मदद की थी इसलिए मेरे साथ आ गई हैं। मैं इन्हें नहीं लेकर आया। कोई नहीं, जब आई हैं तो रख लेते हैं। जितना होगा उतना दे देंगे खाने को। बीमारी के चलते पहले ही पुरखों की जमीन जायदाद सब जमींदार के पास गिरवी रख दी है। अब ये घर बचा है, इसका भी नहीं पता कब चला जाएगा। कैसे हम इन 3 गाय और उसके बछड़े को पालेंगे? जो होगा देखा जाएगा। कल की क्यों सोचती हो? ऊपर वाला जो करेगा सही करेगा। सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। मैं देखता हूँ कुछ खाने को हो तो खाना खाया जाए। जिस गाय का बछड़ा है वो दूध देती होगी। थोड़ा दूध निकाल लो, हमारा भी काम हो जाएगा। ठीक है, अभी निकाल कर लाता हूँ। उमराव देखता है कि दूध काफी पीला है। ये देखो कलावती, ये दूध कितना पीला है। कोई नहीं, अब जो है यही गरम कर लो। सुनती हो? और जल्दी देखो। अरे जल्दी आओ यहाँ पर। ये क्या है? अरे ये तो सोना है। यानी कि ये गाय सोने का दूध देती है। हे ऊपर वाले, तूने हमारी सुन ली। अब हमारे दुखों का निवारण हो जाएगा। हाँ, सही कह रहे हो तुम। अब तुम्हारा इलाज भी अच्छे से करवा पाएंगे और तुम ठीक हो जाओगी। हमें चलकर गाय का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमारी मदद की है। और फिर दोनों गाय के पास पहुंच जाते हैं। हे गौ माता, आपके दूध से जो सोना निकला है उससे हमारी बहुत मदद होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी दूसरी गाय गोबर कर देती है। अजी, ये देखो, सोने का गोबर। लगता है भगवान हम पर बहुत प्रसन्न हो गया है जो हमें ये गाय दी है।